सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संविधान का स्रोत आपके बिहार दरोगा परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ दिया गया है और आगे भी पूछने की जो है आपको संभावना है। छोटा टॉपिक है दोनों, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले संविधान का स्रोत, अगर बात संविधान के स्रोत की करें तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के जो है मूलतः दो स्रोत है। भारतीय संविधान के जो है मूलतः दो प्रकार के स्रोत है। भारतीय संविधान के जो मूलतः दो प्रकार के स्रोत है, एक आपको आंतरिक स्रोत और एक आपको बाह्य स्रोत। तो भारतीय संविधान के कितने प्रकार के स्रोत है? दो। एक आपको आंतरिक स्रोत और दूसरा हम लोग देखें तो बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में क्या आता है इसको आप समझिएगा। सबसे पहले आंतरिक स्रोत में क्या आता है इसको समझिए, फिर बाह्य स्रोत में क्या आता है इसको समझना है। देखिए, आप सब लोग एक चैप्टर पढ़े हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आप लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक को पढ़ा है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो कई अधिनियमों के विषय में आपने पढ़ा है, ये सभी आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगर इन अधिनियमों में से, अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक में से, इन अधिनियमों में से अगर कोई प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है तो वह आंतरिक स्रोत का हिस्सा है। और बात अगर आंतरिक स्रोत की करें तो आंतरिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम। आंतरिक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। और कई सारे प्रावधान क्या, भारतीय संविधान के अगर अधिकतर प्रावधान की हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के जो अधिकतर प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यही कारण है कि भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी, अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है। कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी कहा जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो भारत का मूल संविधान है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। और एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, और पूछा हुआ प्रश्न यह है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का महत्व क्यों है? 1935 के भारत शासन अधिनियम का महत्व क्यों है, यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह जो पूछा हुआ प्रश्न है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम का महत्व क्यों है, इसका उत्तर यह होगा कि 1935 के अधिनियम का महत्व इसलिए है क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आप आज के आज पूर्वावलोकन जाकर के खोलिएगा तो आपको यह प्रश्न मिल जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 का महत्व क्यों है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का महत्व इसलिए है क्योंकि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर दो बात याद रखना है। भारत के संविधान को किस अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है? भारत के संविधान को किस अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है? 1900। दूसरी बात, किस
सॉरी सॉरी दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, 1935 के अधिनियम का महत्व क्यों है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। 1935 के अधिनियम का महत्व क्यों है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। क्लियर? एक बार फिर से जवाब दे दीजिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम का महत्व क्यों है? क्योंकि यह भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। क्लियर ये बात? अब देखिए यहां से क्या क्या लिया गया है। संघीय तंत्र अर्थात संघीय कार्यपालिका, संघीय तंत्र, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली संबंधी प्रावधान, संघीय शासन प्रणाली संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। फिर आपको न्यायपालिका संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। फिर आपको लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान, लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आपातकालीन संबंधी प्रावधान, आपातकालीन संबंधी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये तमाम ऐसे प्रावधान है, संघीय शासन प्रणाली, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन, ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब आपको जो दूसरा है आपको बाह्य स्रोत, दूसरा है आपको बाह्य स्रोत। अब जो बाह्य स्रोत है इसको हमें समझना है। देखिए जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देश से लिया गया है। कोई कनाडा से लिया गया है प्रावधान, कोई प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, कोई प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कोई प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, कोई प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, कोई प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। अब विश्व के अलग अलग देशों से, विश्व के अलग अलग देशों से जो अलग अलग प्रावधान भारत के संविधान में लिए गए हैं वही बाह्य स्रोत के अंतर्गत आता है, वही बाह्य स्रोत के अंतर्गत आता है। अगर बात हम लोग बाह्य स्रोत की करें तो बाह्य स्रोत के अंतर्गत उन प्रावधानों को ही हम लोग रखते हैं जो प्रावधान अलग अलग देशों से लिए गए हैं। अब अलग अलग देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो किस देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं इसको अब आगे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर बात देश की हम लोग करें तो एक देश है उसका नाम है आपको आयरलैंड, एक देश है उसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। अब आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं आप सब लोग जानते हैं कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें टोटल 22 भाग था, 22 भाग था। तो भारत के संविधान को मूलतः 22 भागों में बांटा गया था और भारत के संविधान को जो मूलतः 22 भागों में बांटा गया था उन 22 भागों में से एक भाग था भाग 4। और बात अगर भाग 4 की करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान है। और जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, वह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान की अगर हम लोग बात करें तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अब अगर बात आयरलैंड के संविधान की करें कि आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? स्पेन से। तो गौर से सुनिएगा,
भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिया गया है। कहां से? स्पेन से। अब देखिए, एक बार एसएससी प्रश्न पूछा था। एसएससी क्या प्रश्न पूछा था? तो एसएससी यह प्रश्न पूछा था कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड और अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होता आयरलैंड और स्पेन। बात समझ पा रहे हैं आप? तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? और आयरलैंड के संविधान में स्पेन से। और अगर प्रश्न इस रूप में पूछे कि ऑप्शन दो कंट्री करके रहे, तो इस संदर्भ में आप क्या आंसर टिक करें? आयरलैंड और स्पेन टिक करेंगे। चलिए, यह बात हो गई। अब इसके अलावे जो आयरलैंड है, यहां से और भी प्रावधान लिए गए हैं। आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जानिए। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक पद है राष्ट्रपति का पद, और जो भारत में राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति भारत में निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की एक निश्चित प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति है। देखिए, यहां पर आप गौर फरमाएंगे, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह अलग बात है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, यह अलग बात है। अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होगा संबंधी प्रावधान हम देखें तो यह अमेरिका से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति संबंधी प्रावधान की अगर हम लोग बात करें तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ही यह प्रावधान लिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति क्या होंगी, अर्थात राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुना जाता है। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड। तो दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। इसके बाद भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के दो सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगर बात हम लोग राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में जो दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित सदस्य होता है और एक मनोनीत सदस्य होता है। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका मनोनयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से किया जाता है। तो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा, आरएस मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है, या 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, या 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, अगर इसकी हम लोग बात करें तो यह जो प्रावधान है, यह प्रावधान आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यह तमाम ऐसे प्रावधान है जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान के बाद एक है आपको दक्षिण अफ्रीका का संविधान। बात अगर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। देखिए, भारत का संविधान, जैसे आप हैं, आप में कुछ ना कुछ विशेषता निश्चित तौर पर
होंगी। वैसे ही जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की कई सारी विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की जो कई सारी विशेषताएं हैं, संविधान की विशेषताओं में ही एक विशेषता है संविधान में संशोधन का होना। देखिए, आप थोड़ा सोचिए कि हमारे संविधान निर्माण करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो कितने बुद्धिजीवी थे, कितने तार्किक थे, कितने दूरदर्शी थे, कितने आगे की सोच रखते थे कि उन्हें पता था समय के अकॉर्डिंग हर कुछ बदलेगा, तो संविधान में भी बदलाव जरूरी है। और इसी के मद्देनजर हमारे संविधान निर्मात्री सदस्यों ने भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया संबंधी प्रावधान को जोड़ दिया। तो जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है, यह भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है। यह भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है। और वही संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान की अगर हम लोग बात करें, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आयरलैंड और उसके बाद अफ्रीका ही क्यों बताए, आगे आपको यह बात स्पष्ट होगा। देखिए, हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले तुरंत बताया था कि राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। राज्यसभा में जो दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक आपको निर्वाचित सदस्य और एक आपको मनोनीत सदस्य। एक आपको मनोनीत सदस्य। अब राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसे तो राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, लेकिन राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान की अगर हम लोग बात करें, तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी प्रावधान। देखिए, राज्यसभा में जो दो प्रकार के सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित है, वो मनोनीत। तो मनोनीत वाला तो आयरलैंड और निर्वाचित का दक्षिण। इस बात को स्पेशली, इस बात को कि राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन या मनोनयन संबंधी प्रावधान आयरलैंड और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका, इस बात को काफी स्पष्टता पूर्वक आप याद रखिएगा। यह बात स्पष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यह बात हो गई। तो एक सेकंड में ये दोनों याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन देश? आयरलैंड के संविधान में कौन देश? कौन देश? राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन संबंधी प्रावधान आए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रावधान, नामांकन, नामांकन, निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन। बात क्लियर हुआ? इसके बाद अब देखिएगा, इसके बाद आगे तीसरा देश है आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, देखिए, अगर बात हम लोग ऑस्ट्रेलिया की करें, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं। जैसे जैसे समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान, जैसे
समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे और आगे हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे संविधान की अनुसूची। संविधान की अनुसूची पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो चिंता नहीं करना, आगे हम आपको पढ़ाएंगे संविधान की अनुसूची। जो भारत का संविधान है, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करती थी और वर्तमान के भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। तो वर्तमान में जो 12 अनुसूची है, इस 12 अनुसूची में से जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा है। देखिए, अगर बात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की करें, तो ये जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की हम लोग बात करें, भारत के संविधान में ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान भारत के संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लेकिन अगर स्पेशली समवर्ती सूची की बात करें, तो जो समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे जो लाइन बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर प्रश्न सीधे तौर पर यह रहे कि समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर प्रश्न यह रहे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान कहां से लिया गया है, तब उत्तर टिक करना है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1900। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर सीधा समवर्ती सूची रहेगा तो क्या मारिएगा? आए? अगर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची रहे तब आए? क्या मारिएगा? यह बात क्लियर है? इसके अलावे अब आप आगे समझिएगा, समवर्ती सूची के अलावे और भी कई सारे प्रावधान हैं जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसे प्रस्तावना की भाषा। आज के सेशन में ही हम आपके साथ प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। आपको जो नोट मिला है 4 चैप्टर तक, आज उसको खत्म करके जाना है हम लोगों को, तो इसलिए दिमाग में इस बात को आप बैठा लीजिए। समझ गए? तो प्रस्तावना की भाषा, देखिए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे प्रस्तावना की भाषा है। तो जो प्रस्तावना की भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की भी अगर हम लोग बात करें, तो जो प्रस्तावना की भाषा है, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावे आगे आप सुनिएगा, देखिए भारत में जो कानून का निर्माण होता है, कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। अब देखिए, जब कोई विधि बनाना होता है या जब कोई कानून बनाना होता है, तो कानून बनाने को लेकर सबसे पहले संसद के सदनों में, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा में, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक लाया जाता है। विधेयक क्या लाया जाता है? विधेयक। विधेयक विधेयक कई प्रकार के होते हैं। आगे जब हम आपके साथ विधायिका की चर्चा करेंगे तो वहां पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, इस बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। विधेयक लाया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। मान लिया जाए कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में विधेयक लाया गया, लोकसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा के पारित कर देने के बाद विधेयक राज्यसभा चला गया। राज्यसभा
राज्यसभा विधेयक को पारित नहीं किया, या 6 माह तक कोई निर्णय नहीं दिया, या राज्यसभा संशोधन किया जिसे मानने के लिए लोकसभा सहमत नहीं हुआ, इन तमाम परिस्थितियों में यह माना जाता है कि उस विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो गया। और जब किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता राष्ट्रपति है। इसका आयोजन लोकसभा में होता है, और आयोजन लोकसभा में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। इसके बाद भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगा। चाहे भारत के लोग हो या विदेशी हो, कोई भी भारत में आकर के व्यापार कर सकता है, कोई भी कहीं भी व्यापार कर सकता है। आप ही अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, आप चले जाइए राजस्थान, चले जाइए पंजाब, चले जाइए गुजरात, जहां जाना है आप व्यापार कर सकते हैं। भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं है, बल्कि विदेशियों को भी है, विदेशी कंपनी को भी है। तो भारत के भीतर जो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही जो है आपको व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। ये तमाम प्रावधान जो है आपको कहां से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ बात समझ में आया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, याद करेंगे ना? बताइए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है जी? एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया? चलिए एक बात बताइएगा, अगर प्रश्न सीधा रहे समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान कहां से लिए? क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? अगर प्रश्न रहे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान, क्या कहिएगा? क्या? चलिए ठीक है। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? भारत के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का। जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता तब ना संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता। आए क्लियर? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद आगे अगर हम लोग देखें तो जर्मनी। देखिए, जैसे भारत के संविधान, अगर बात भारत के संविधान की करें तो भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान ही। जैसे मेरा नाम है रोशन, उसी प्रकार से भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, यानी अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इसमें आपको कहिएगा ना, देखिए आप पता नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं ना? भारत के संविधान का क्या नाम? भारत का संविधान। ये बात क्लियर है? उसी प्रकार से जो जर्मनी है, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप अभी तुरंत पढ़े हैं आपातकालीन संबंधी प्रावधान की। अगर हम लोग बात करें तो जो आपातकालीन संबंधी प्रावधान है, आपातकालीन संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। आपातकालीन संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। लेकिन अगर बात यह किया जाए
कि आपातकाल के लागू होने पर मौलिक अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए हैं, तो उसका उत्तर होगा जर्मनी। गौर से सुनिएगा।